हिंदी का पहला प्रश्न है, किस वाक्य के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? इसका ऑप्शन है बी, आदि से अंत तक के लिए अधोपांत कहते हैं। और अगला प्रश्न है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, निंदा और विवाद रहित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है, कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया। ये गलत होगा इसका। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही उत्तर है, यानी आपके हिसाब से ऑप्शन डी, बनिया बनियान, क्योंकि बनिया का जो स्त्रीलिंग होता है वो बनियायन होता है। अगला प्रश्न है, बधू शब्द का बहुवचन क्या होगा? बहू का इसका ऑप्शन सही होगा बी, बधुएं। अगला प्रश्न है, माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी। इसका ऑप्शन बी सही है, संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उल्लू। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शुष्क। शुष्क शब्द जो है तत्सम है और इसका तद्भव जो है सूखा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है कौमुदी ज्योत्सना, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका सही है। और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 67 कि निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, ये जो शब्द है वो निश्चयवाचक होता है। कवि ईश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कवि प्लस ईश्वर। अगला प्रश्न है, क्या कोई तारे गिन सकता है वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो ये जो है प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक कह सकते हैं हम। ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ईमानदारी जो होती है वो गुण होता है, तो इस तरह से ये ऑप्शन सी गुणवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो सकर्मक है रमेश ने खिलौने खरीदे। इसका उत्तर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो भौतिक प्लस ई होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ई। अगला प्रश्न है, निराभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका उत्तर बी वाला सही हो जाएगा, निर। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास का प्रयोग हुआ है? समास विग्रह सही नहीं हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि लता रूपी देह नहीं होगा, इसका सही विस्तार होगा देह रूपी लता। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आकर्षण का विलोम। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, विकर्षण। सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति में से कौन सी है? तो सब और विपत्ति होती है तब हम कहते हैं आगे कुआं पीछे काई, अर्थात सब और परेशानी या विपत्ति। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, शांत रस का स्थायी भाव। इसका ऑप्शन बी होगा, निर्वेद जो होता है शांत रस का स्थायी भाव होता है। अगला है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा जो छंद होता है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, सौरठा। क्योंकि दोहे में प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 11-11 होती हैं, जबकि चौरठा उसका उल्टा होता है। अगला है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून में अलंकार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इसमें श्लेष अलंकार है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबद्ध नहीं है? तो प्रकार, भिन्नता और रहस्य, ये तीनों ही भेद के अर्थ होते हैं। मूल्य जो होता है भेद का अर्थ नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मूल्य जो है इसका नहीं है। अगला है, गाय मीठा दूध देती है, ये किस काल का वाक्य है? तो ये सामान्य वर्तमान काल है, ऑप्शन ए सही है। उमा से पढ़ा नहीं जाता,
तो ये जो है भाववाच्य हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। कान पर जूं ना रेंगना मुहावरे का अर्थ है निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन सी अर्थात कुछ असर ना होना, इसका मतलब होता है कान पर जूं ना रेंगने का मतलब होता है कोई असर ना होना। अगला जो प्रश्न है वो गद्यांश पर आधारित है, आप इन्हें पढ़ लेना और हम इसे प्रश्न जो है उनके बता रहे हैं। गद्यांश का उचित जो शीर्षक है वो क्या होगा? इसका सही शीर्षक होगा श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार है। ये भी हो सकता है और इसका ये भी हो सकता है कि महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार, क्योंकि इसमें स्पष्ट नहीं है कि एक लाइन में कह सकें कि क्या होगा। वैसे अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन बी ही ज्यादा सही रहेगा। अगला प्रश्न है समस्त का पर्यायवाची वो क्या होगा? समस्त का मानी होगा संपूर्ण, यानी ऑप्शन ए सही होगा। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष है, इसका आशय क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित हैं, श्रम पर आधारित हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है गांधी जी पापी किसे मानते हैं? तो आप जब गद्यांश पढ़ेंगे आपको वहां पता पड़ जाएगा। गांधी जो है श्रम ना करने वाले व्यक्ति को पापी कहते हैं, अर्थात मेहनत ना करने वाले व्यक्ति को उनकी नजर में पापी कहा गया है। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? तो यहाँ पर जो है बिना श्रम के जो भोजन करता है वो चोर कहा गया है गद्यांश में गांधी जी के अकॉर्डिंग। अगला है वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इसमें जो है बिल्कुल थक गया है, इसमें है रीतिवाचक, ऑप्शन बी सही होगा। अगला वाक्य है, अगला प्रश्न है मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो मृदु मानी कोमल भी होता है, कोमल को मुलायम भी कहते हैं, और साथ ही एक मिश्रण भी होता है, लेकिन इस तरह देखा तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कूल जो शब्द होता है वो मृदु का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला प्रश्न है श्रुति सम भिन्नार्थक, यानी श्रुति सम भिन्नार्थक ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लगभग, लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। तो ये दिन और दीन है, तो दिन मानी होता है दिवस और दीन मानी होता है गरीब, यानी कि इसका ऑप्शन दिवस और गरीब, यानी ऑप्शन बी दिवस और गरीब, ये सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आंखों के सामने वाक्यांश के लिए कौन सा होता है? तो जब हमारे सामने कोई चीज होती है उसे बोलते हैं हम प्रत्यक्ष, यानी कि ऑप्शन डी सही है इसका, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष। अगला है पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? जो पंचवटी रचना है इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी पंचवटी मैथिली शरणगुप्त की रचना है। अगला है नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? तो नीरजा जो है महादेवी वर्मा की कृति है, यानी ऑप्शन ए जो है सही है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका है ऑप्शन बी, यानी अपभ्रंश से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो ये हो गए आपके हिंदी के प्रश्न, और थोड़ी देर में मैं जीएस और गणित या बाकी चीज़ों के भी हल दे रहा हूँ, तब तक ये देखें। धन्यवाद।